10th सी के सभी बच्चों को जेटी नागरी मैडम का नमस्कार। मैं आज हिंदी पढ़ाने वाली हूँ बच्चों तुम लोगों को, और अपना अभ्यासक्रम में से जो पहली कविता दी गई है उड़ चल हरिल, उनके रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलायन। उनको हम अज्ञेय के नाम से भी जानते हैं। इस कविता में कवि ने एक पक्षी के माध्यम से बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने की उत्स्फूर्त और प्रेरणादायी शिकवण यहाँ पे बताई है। कविता में कवि ने हरिल पक्षी के माध्यम से भारतीय युवकों को या सभी बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का सलाह दी है, प्रगति करने की प्रेरणा भी दी है। मानव जीवन इतना सरल नहीं है। जीवन में सुख के साथ दुख भी आता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, यानी कि बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए फिनिक्स पक्षी की भांति, फिनिक्स मतलब हरिल को दूसरी भाषा में फिनिक्स भी बोला जाता है, आगमन करना चाहिए और आसमान में ऊंची 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 उड़ान भरनी चाहिए और अपने मंजिल तक पहुंचना चाहिए। कवि बोल रहे हैं कि उड़ चल हरिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए ये गति जीवन की। देखो बच्चों, कवि अपने को बोल रहे हैं कि उड़ चल हरिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। देखो ओछा, ओछा का अर्थ समानार्थी शब्द होता है तुच्छ, छोटा। ये तिनके को तुच्छ छोटा नहीं मानना है और समझना भी नहीं चाहिए। वो अपनी एक हथियार समझकर उनको लेकर आसमान में उड़ना चाहिए। उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट। उषा मतलब प्रातःकाल, भोर, सवेरा। सवेरा हो चुका है और तुझे ये तिनका लेकर आसमान की तरफ उड़ना है। प्राची में कैसी बाट, प्राची मतलब पूर्व, पूर्व दिशा की ओर तुझे आगे बढ़ना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए वह यह चाल सृजन की। सृजन मतलब निर्माण, नया। तुझे कुछ नया करना है, तुझे कुछ निर्माण करना है, इसीलिए तू पूर्व दिशा की ओर आगे आगे बढ़ना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए ये जीवन, यह गति जीवन की। और आगे चलते चलते तुझे अपने जीवन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि चलते चलते तेरे जीवन की गति रुक न पाए। तुझे इतना आगे जाना है कि ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल। दिगमंडल मतलब दिशाओं का समूह, वो चीर कर तुझे आगे बढ़ना है। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। अनथक मतलब न थके हुए, तेरे पंख को कभी थकना नहीं है, तुझे कभी रुकना भी नहीं है, और न थकते हुए तुझे पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। आसमान में तुझे हलचल मचा देनी है। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। ये छोटा सा जो तिनका तेरे हाथ में है, जिसे ओछा तुच्छ छोटा माना जाता है, ये तेरे एक साधना का साधन है, एक रचना का साधन है। इसे लेकर ही तू विजय पा सकता है। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। विधना मतलब विधाता, ब्रह्मा, और प्राणों का स्पंदन। स्पंदन मतलब फड़कना, विस्फुरन। इसको आसान भाषा में फड़कना और विस्फुरन भी बोला जाता है।
कवि इस कविता के माध्यम से एक पक्षी का उदाहरण देकर नवयुवकों को हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयत्न करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि कवि का कहना है, बच्चों, रुकना मौत की निशानी है और जो चलता रहेगा, चलना ही जीवन है। इसीलिए कवि ने इस हरील पक्षी के माध्यम से बच्चों को अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया है। प्रयास करते करते उनको थकने के लिए नहीं बोला है। थक भी गए तो थोड़ा सा रुककर फिर से आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल की तरफ जाना है, अपना रास्ता हासिल करना है, चाहे उस रास्ते में कितना भी संकट क्यों ना आए, कितनी भी बाधा क्यों ना आए। अभी ये दो जो कड़ी अपन लोगों ने ली है हिंदी की, वो उसका मौन वाचन करके या इस कविता में से कुछ कृति लिखने के लिए दी है। मतलब मैं तुम लोग को दे रही हूँ, तो उस कृति का जो आंसर है, उत्तर है, वो इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना है। तो उसमें से पहली कृति है, हरील से कवि की अपेक्षा। हरील से कवि की क्या अपेक्षा हो सकती है? वो कविता पढ़कर पैराग्राफ में से ऐसा लिखना है। पहली है, 4 अपेक्षाएं हैं उनकी। जीवन की गति न रुकने देने की, सृजन की चाह बनाए रखने की, किसी की प्रतीक्षा न करने की, ऊंचे आसमान में उड़ने की। ये जो दिया हुआ है हरील से कवि की अपेक्षाएं, तो ये चारों अपेक्षाएं लिखनी है और इनको मार्क है 2 इस कृति को। दूसरी कृति उन्होंने दी है, दूसरी कृति 2 मार्क के लिए उन्होंने दी है। पहले तथा दूसरे पद्यांश के आधार पर तिनके की विशेषताएं। तिनके की विशेषताएं क्या बताई है? वो भी कविता पढ़कर या वो कविता के जो पैराग्राफ है उसमें से आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है। देखो, उसका पहला है ओछा होना, रचना का साधन होना, पावन होना, विधान के प्राणों का स्पंदन होना। ये इस प्रश्न के ये चारों विभाग है वो अच्छे से भरना है। इनको भी 2 मार्क है और ये पहले को भी 2 मार्क है बोर्ड के हिसाब से। उसके बाद कविता के आधार पर ही कवि ने बताया है कि जो शब्द दिए हुए हैं उसी शब्दों की अपने को उचित जोड़ियाँ ढूंढकर लिखनी है कि कौन सी शब्द में सही शब्द कविता में दिया हुआ है। तो उसमें स्तंभ अ है, आ है, तो उसमें पहला 1 अंक है, उसमें प्राण। तो प्राण का पहला जो उचित जोड़ी है उसकी प्राण की, वो है स्पंदन। प्राण की पहली उचित जोड़ी है स्पंदन। उसके बाद उन्होंने दिया है दूसरे आ में पंख। पंख का सही पर्याय है अनथक, मतलब नहीं थकना है, ऐसा मैंने बताया तुम लोगों को। और तीसरा जो पर्याय दिया हुआ है अ में, वो है उषा। उषा मतलब प्राची, जिसका अर्थ हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और चौथा जो दिया है उन्होंने शब्द हलचल। हलचल का सही पर्याय है नभ। हलचल का सही पर्याय है नभ। इस तरह ये कविता पढ़कर उनका अच्छे से मौन वाचन अपने मन में करके हर शब्द का समानार्थी शब्द, जैसे मैंने तुम लोगों को सब दिया है, ओछा, उषा, प्राची, बाट, सृजन, दिग्मंडल, अनथक, विधना, स्पंदन। और कृति भी कैसे बनानी है वो भी 2-2 मार्क की, मतलब एक्टिविटी बोलते हैं अपन लोग उनको। वो भी 4 पर्याय भरने हैं, आधा मार्क है उनको, कुल मिलाकर 2 मार्क हैं। दूसरी एक्टिविटी उसी में से बीच में दी हुई है, सवाल पूछा गया है
और उसमें से उनके भी 4 पर्याय अपने को कविता पढ़कर ही भरना है। उसको भी आधा 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 मार्क है और कुल मिलाकर 2 मार्क। ये भी कविता पढ़कर ही करना है। और उचित जोड़ियाँ भी शब्द का सही पंक्ति में जो अर्थ दिया गया है वो ढूंढकर उचित जोड़ियाँ बनानी है। प्राण स्पंदन, अनथक पंख, उषा प्राची, नभ हलचल। इस प्रकार अपनी ये पहली कविता का पहले 2 कड़े का अध्ययन यहाँ पे अपन लोगों ने देखा है और मैंने तुम लोगों को स्वाध्याय कैसे बनाना है वो उसका भी मार्गदर्शन किया है। तो अच्छे से अपने नए कॉपी में इसको बनाना है और स्कूल शुरू होने के बाद वो देखा जाएगा।